हेलो स्टूडेंट्स, ऑल गुड। चलिए पढ़ाई करते हैं। तो बड़े लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेल्स जो होते हैं हमारे वो क्या होती है, ठीक है ना, किस तरीके का उनका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और सेल्स को कैसे कैसे डिस्कवरी हुई थी, ठीक है ना, कितने कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल्स के बारे में काम किया था, राइट। ओके, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बेटे, ऑर्गेनिज्म तुम्हारे जो होते हैं बेटे दो टाइप के होते हैं, उनको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है ऑर्गेनिजम्स को सभी को, ठीक है ना बच्चों। एक होता है आपका यूनिसेलुलर, दूसरा सेकंड इज मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे बेटे वो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, ठीक है। वो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं बेटे, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं इसको, ठीक है। और बेटे फॉर एग्जांपल इसका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या है बेटे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के तुम्हारे एग्जांपल्स हैं, राइट। अब आता है बेटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तुम्हारे क्या होता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेटे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मल्टीपल टाइप की सेल्स होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया था आपको कि ब्लड सेल तुम्हारी कैसी होती है, ठीक है ना, मसल सेल हमारी कैसी होती है, बोन सेल कैसी होती है। तो ये सारी सेल्स जो है मल्टीपल टाइप की होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स आपकी रहती है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स आपकी पाई जाती है, राइट। इसमें ह्यूमंस भी आता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, कैट डॉग, सब तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। किस चीज के बारे में बेटे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया था हम लोगों ने, क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोग पढ़ चुके थे क्या होता है बेटे। ये सेल का जो आउटर कवर होता है ना बेटे, उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है ना, विच अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया था कि आउटर कवरिंग जो होती है हमारी सेल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। अब पॉइंट आया है कि ये जो ये हमारा चल रहा है बेटा अभी, ठीक है ना, कि जो है आउटर कवरिंग जो होती है बेटा, इसमें जो किसी भी चीज की एंट्री और एग्जिट जो होती है, राइट, जैसे ऑक्सीजन है आपका अंदर एंटर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर एग्जिट करेगा। तो ये सारी सारी चीजें हो कैसे परफॉर्म हो पाती है, ठीक है बेटे। उसके लिए हम लोगों को एक प्रोसेस पढ़ना पड़ता है, दैट इज डिफ्यूजन। क्या पढ़ना पड़ता है, डिफ्यूजन। कोई दिक्कत, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटे, फ्लो ऑफ सब्सटेंस, फ्लो ऑफ सब्सटेंस। देखो जो आपका केमिस्ट्री में डिफ्यूजन था, ठीक है ना, उसका होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन, ठीक है ना। दो वो डिफरेंट था, ठीक है, वो डिफरेंट था। और ये आपका देखिए, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटे, बायोलॉजिकली जो हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन के बारे में, उसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का जो जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ को मूव करती है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, पता है ना आप लोगों को, ठीक है ना। कोई चीज कहीं पर ज्यादा है और कहीं पे कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाना शुरू कर देती है, राइट। अब जैसे मैंने बोला सराउंडिंग में लेट से मैं बोलूँ ऑक्सीजन ज्यादा है मेरे पास, और अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मेरा कौन सा रीजन होगा, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा हाई कंसंट्रेटेड रीजन हो गया हमारा, जहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट तुम्हारा हाई है, सेल में लो, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, आपको ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, राइट। अब अंदर जब रेस्पिरेशन होता है या कोई भी काम अगर होता है तो ऑक्सीजन का मतलब यूज हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, वो अंदर रिएक्शन जब होता है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है, ठीक है। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटे मेरा, ज्यादा अमाउंट में, राइट। तो ये अंदर हाई कंसंट्रेशन होगा, बाहर लो कंसंट्रेशन हो, तो इसका ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर गया, समझे। सिंपल सी बात है, जैसे कि कोई ग्लास है, एक ग्लास तुम्हारा भरा हुआ है, ठीक है, एक ग्लास तुम्हारा खाली है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, मैंने दोनों ग्लासेस को क्या किया, मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट, एक पाइप से। तो क्या होगा, पानी का वाटर का वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर कोई चीज ज्यादा होती है, हायर अमाउंट में होती है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं हाई कंसंट्रेटेड रीजन। और जो हमारा जिसके अंदर कोई भी चीज एनीथिंग वो लेसर अमाउंट में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, लो कंसंट्रेटेड रीजन, ठीक है। तो ये लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो किसी भी चीज को, कोई भी चीज जो दुनिया में होती है, वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ को मूव करती है, हाई टू लो मूव करती है, ठीक है। कोई ग्लास है, वो उसमें गर्म पानी है, ठीक है ना, पानी गर्म है तो वो ठंडा हो जाएगा, अंदर अंदर क्या है, हीट ज्यादा है, हीट की कंसंट्रेशन अंदर हाई है, और बाहर क्या है, सराउंडिंग में लो है। अंदर टेम्परेचर हाई है, सराउंडिंग में लो है, तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को हीट का मूवमेंट हो जाएगा, राइट। और जब तक, और ये मूवमेंट कब तक होता रहेगा, ये जब तक चलता है जब तक ये चीज आपकी, हमेशा ध्यान रख लो इस रूल को, 11 12 तक पीछे नहीं छोड़ेगा डिफ्यूजन जो है, ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को किसी चीज का मूव करना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, राइट। अब और ये तुम्हारा ये मूवमेंट तुम्हारा कब तक चलता रहेगा, पानी का मूवमेंट कब तक चलता रहेगा, जब तक ये दोनों के दोनों जो लेवल है वो बराबर नहीं होते, ठीक है। जैसे लाइट से कोई चाय रखी हुई है, जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल हो जाए,
तभी हीट का फ्लो होना बंद हो जाता है। अगर अंदर टेम्परेचर हाई है, बाहर टेम्परेचर लो है, तो क्या होगा, हाई टू लो हीट का मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट डिफ्यूजन। ठीक है, तो कोई भी चीज जो होती है बेटे सेल के अंदर जो एंट्री कर रही है या एग्जिट कर रही है, वो कब होता है, जब दोनों ही कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है। जिस तरफ हाई कंसंट्रेशन है वहां से सब्सटेंस चलना शुरू करता है, और जिस कहां जाता है, जहां पर कंसंट्रेशन लो है, जहां अमाउंट लो है। ठीक है ना, हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ कोई भी चीज का मूवमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमने बताया था कि एंट्री एंड एग्जिट जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, तो वो जो होती है बेटा उस प्रोसेस का नाम क्या था, डिफ्यूजन ही होता है। समझ आ रही है बात। अब इसका एक पार्ट होता है तुम्हारा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है बच्चों ऑस्मोसिस, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ऑस्मोसिस देखो बेटा, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है तुम्हारा, कि जैसे जब वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हो, सॉल्वेंट बेसिकली क्या होता है, हम मोस्टली सॉल्यूशंस में क्या होता है, सॉल्वेंट को वाटर लेते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट पार्ट जो हमारा होता है ना बेटे, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूव कर जाता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव कर जाता है। सॉल्वेंट वाला पार्ट जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ रहे बात। सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, मोस्टली सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल को ही हम लोग सॉल्वेंट की फॉर्म में लेते हैं। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, जो सब्सटेंस तुम्हारा हायर अमाउंट में होता है, जिसमें कोई चीज डिसॉल्व होती है। ठीक है ना, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट उसमें क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या होगा, उसके अंदर सॉल्वेंट हो गया। समझ आ रही बात। ठीक है ना, ऑस्मोसिस का मतलब तुम्हारा होता है, देखो डिफ्यूजन में क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट हो, चाहे तुम्हारा गैसेस का मूवमेंट हो, चाहे तुम्हारा सॉलिड का मूवमेंट हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे किसी भी चीज का मूवमेंट हो, चाहे गैसेस का मूवमेंट हो, दिस इज व्हाट डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटे, सॉल्वेंट पार्ट जो हमारा होता है ना, सॉल्वेंट पार्टिकल जो होता है हमारा वाटर बेसिकली, तो उसका मूवमेंट जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हमारा होता है, अगर मैं तो सॉल्यूशन जो हमारे होते हैं ना बेटे, वो क्या होता है, वो 3 टाइप के सॉल्यूशन हमारे होते हैं। सारे बच्चे इसको ना बच्चों एनसीईआरटी लेके बैठना। ठीक है बेटे, साथ में, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद फिर एनसीईआरटी में पढ़ना, क्योंकि इस तरीके से अगर सिर्फ इतना लिख के आओगे तो एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, मैं नीचे लिंक दूंगा टेलीग्राम का अपना। ठीक है ना, उसके अंदर नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर उससे पढ़ना ढंग से। और हर चैप्टर के जो है एंड में जो वीडियो रहेगी, लास्ट वाली वीडियो रहेगी, उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे आप लोग देख लेना। ओके बेटे, बट यहाँ पर समझो उसके एनसीईआरटी को थोड़ा देखो, तो उससे आपको काफी कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए कोई सॉल्यूशन तुम्हारा है, जैसे लेट्स से कि मैंने कोई प्लांट सेल या एनिमल सेल को, ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैंने क्या किया बेटे, प्लांट सेल को एनिमल सेल को किसी कंटेनर में डाल दिया। राइट, मैंने क्या कंटेनर में, कंटेनर तुम्हारा क्या, उसके अंदर मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन था लेट्स से, जैसे मैंने सुनो इसमें मैंने ये क्या ले रखा है बेटे, सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा है, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन मैंने इसमें लिया हुआ है। राइट, ठीक है ना, तो 3 कंडीशन मेरी हो सकती है, बोलो। ठीक है, 3 कंडीशन मेरी हो सकती है। अगर मान लीजिए, यहाँ ध्यान दो, अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ देंगे सारे बच्चे, अगर वो जो सॉल्यूशन है मेरा, ठीक है ना, इसमें मैंने प्लांट सेल को एनिमल सेल को मैंने इंसर्ट किया हुआ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है बेटे, राइट, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं देखूं कि कंसंट्रेशन है, मान लो बाहर कंसंट्रेशन हाई हो गई, ध्यान देना। ठीक है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तुम्हारी बाहर हाई हो गई, अंदर है लो, एक कंडीशन ये हो सकती है। राइट, दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल है, जितनी जितनी अंदर है, मतलब जितना सॉल्वेंट मेरा अंदर है उतना सॉल्वेंट मैं सॉल्वेंट दूंगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल दूंगा। ठीक है, जितना मेरा जो सॉल्वेंट है वो बाहर है उतने अंदर है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, बाहर कंसंट्रेशन मेरी क्या हो जाए बेटे, लो हो गई। राइट, और बाहर अंदर क्या हो गई, हाई। ये 3 कंडीशन मेरी हो सकती है, समझे। अगर बाहर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की हाई है, अंदर क्या है, लो है, तो उस केस में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, सेल बिकम स्वेल। जैसे आप देखते हो कि जो ये तुम्हारा क्या ना बादाम वगैरह होते हैं वो सब फूल जाते हैं। ठीक है ना, कोई दाल होती है, कोई राजमा होता है, वो फूल जाता है। राइट, करेक्ट करेक्ट, तो उस केस में यही होता है, समझे। तो सेल बिकम स्वेल, बोलो, तो सेल क्या होगी बेटे, वो स्वेल हो जाती है। तो जब कोई सेल आपकी स्वेल हो जाती है बेटे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसे हम बोलते हैं बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मेरा क्या बन जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है तो क्या होगा, जैसी सेल अंदर जाएगी वैसी बाहर आएगी, कोई इसमें ना तो ये सेल होगी ना ये तुम्हारी श्रिंक होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब अगर अंदर कंसंट्रेशन हाई हो जाए, बाहर कंसंट्रेशन लो हो जाए, तो क्या होगा, तो यहां से सारा मटेरियल तुम्हारा कंटेंट जो सॉल्वेंट पार्टिकल तुम्हारा होगा बाहर निकल जाएगा, ऑस्मोसिस में हो जाएगा, इसके अंदर भी हाई टू लो, तो सेल बिकम श्रिंक। तो सेल तुम्हारी क्या हो जाएगी बेटे, थोड़ी श्रिंक हो जाएगी। राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ आ रही बात। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। राइट, तो ऐसा होता है बच्चों। ठीक है ना, इसके एप्लीकेशंस तुम्हारे बहुत होते हैं, हायर क्लास में आप अच्छे से पढ़ोगे, अचार तुम्हारा खराब नहीं होता है।
ठीक है ना, गार्गलिंग करते साथ ही तुम्हारा गला ठीक हुआ था, राइट। तो वो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं तुम्हारे, ठीक है ना, इसके यूजेस तुम्हारे बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ध्यान दो, यहाँ देखो, तो जैसे लेट्स से कि हमारे गले में कुछ खराश हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, तो हमें क्या क्या बोला था, पानी को पियो, पानी में नमक डाल करके, पानी में नमक डाल के पानी को पियो, ठीक है, और उसे थोड़ी यहाँ पे रखो इधर, राइट। तो उससे ऐसा गला ठीक होता है। क्यों ठीक होता है, ध्यान दो। अब वो सॉल्ट वाटर है, उसमें सॉल्ट मैंने ज्यादा अमाउंट में डाल रखा है, कि मतलब आधे गिलास पानी के अंदर तुम आधा चम्मच कम से सॉल्ट डालो। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पार्ट जो होता है ना वो कम कर देते हैं, मतलब समझ रही बात, कौन सा कंडीशन होती है, सॉल्वेंट पार्ट तुम्हारा जो है ना, ये ध्यान दो, वो उस पानी के अंदर हम लोग सॉल्वेंट पार्ट को कम कर देते हैं, समझे, नमक उसमें ज्यादा होता है। और जो सेल्स होती हैं इनकी, बैक्टीरियल सेल्स तुम्हारी जो होती हैं, समझे, उसका जितना भी एसिड क्या होता है, वो सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक बना देते हैं, समझे। अब जैसे मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर ये वाटर कंटेंट है, वो बैक्टीरिया की सेल है, राइट। अब मैंने पानी यहाँ पे डाला, समझे, समझे, तो दो लिक्विड कॉन्टेक्ट में आ गए, तो क्या वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पर तुम्हारी लो, यहाँ पर तुम्हारी हाई होगी, सारा कंटेंट उसका लिक्विड कंटेंट जो भी होगा सेल का मिलकर हमारे पानी में चला जाएगा, और हम लोग सब फूक देते हैं मारो, तुम्हारे गले में बच जाएंगे बेचारा बैक्टीरिया। जब उसकी सेल पूरी पूरी खिंच के चली आई बाहर, तो सारा बैक्टीरिया खत्म हुआ धीरे धीरे। अब एक दो बार करते, तीन बार करते, एक टाइम बाद क्या होता है, सारी सेल्स तुम्हारी उस पानी में घुस के ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन के बाहर आ जाती है, उससे आपको आराम मिलता है, ठीक है ना। ये एग्जांपल तुम्हें दिया, एनसीईआरटी में है नहीं एग्जांपल, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये आपको 12th क्लास में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री, तब उसमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटे। तो ऐसा होता है, ओके। तो ये आपका जो है एनसीईआरटी में बिल्कुल जो क्लियर दे रखा है कि आपको सेल के साथ क्या होता है अगर हम उसे हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है ना, या फिर उसको क्या कंडीशंस तुम्हारी हो सकती हैं, ठीक है ना, वाटर कंसंट्रेशन हाई है लो है तो क्या हो सकता है, तो ये तीन कंडीशंस तुम्हारी हो सकती हैं, ठीक है। तो जिसमें सेल तुम्हारी स्वेल होती है बेटे उसे हाइपरटोनिक बोलते हैं, सेल में कोई चेंज नहीं आता उसे आइसोटोनिक बोलते हैं, जिसमें सेल तुम्हारी श्रिंक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं। समझ आई बात, ओके। देखो बेटे ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब इसके बाद हम लोगों ने बात की थी बेटे कि सी अब नेक्स्ट हमारा एंडोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटे, इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ध्यान देंगे। अब सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना बेटे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा होता है ना बेटे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट। जिससे क्या होता है ना, ये एंगल्फ करता है, मगर एंगल्फ ना निगलना, ये आसपास से जो भी चीज को जरूरी होती है उसको अपने अंदर ये निगल लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हो बच्चों। जैसे अमीबा होता है, ध्यान देना, अमीबा जैसे लेट्स से कि कोई अमीबा है, ठीक है ना, इसके पास कोई भी फूड पार्टिकल होता है तो उसका मेम्ब्रेन जो होता है सिंगल सेल का से बना होता है, तो इसका मेम्ब्रेन जो होता है उसको एंगल्फ कर लेता है, इस तरीके से खा जाता है, लाइक दिस, समझ रहे हो, तो इसे खा जाता है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा एंगल्फ करने की प्रॉपर्टी जो होती है तुम्हारी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। दिस इज व्हाट एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, एंगल्फिंग प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो इट इज द एबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इनेबल्स इट टू एंगल्फ अदर थिंग्स, ठीक है, इनसाइड इट, ठीक है, लाइक फूड पार्टिकल हो गया आपका एंडो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं बच्चों। सेल वॉल तुम्हारा क्या होता है, सेल का जो आउटर कवर होता है ना, प्लांट सेल का जो आउटर कवर होता है जो सेलुलोज का बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल आपका बेटा एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ खाली किसमें होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये आउटर कवर होता है किसका, प्लांट सेल का, जो सेलुलोज का बना होता है बेटे। तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है किस चीज को, इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया। कोई बैक्टीरिया मान लो जैसे प्लांट सेल के अंदर, लेट से ध्यान दो, ये एक तो इसमें अंदर जो इनर कवरिंग होती है वो तो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अब आउटर कवर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो आउटर कवर जो होता है ना उसे प्लांट सेल बोलते हैं, ठीक है। ये एनिमल सेल में नहीं होता, बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये एनिमल सेल में नहीं होता। अब क्या होता है, ये कोई भी जो बैक्टीरिया तुम्हारा जैसे मान लो अंदर से एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो कुछ हद तक रोकने की कोशिश करता है, तो प्लांट्स को बीमार होने से बचाता है, राइट। तो ये बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया जो होता है जो आपकी बॉडी में जाता है अंदर, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद उसकी नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं तुम्हारे वो बढ़ते चले जाते हैं, आप बीमार होते चले जाते हो, राइट। तो एक कुछ, तो ये क्या करता है बेटे, वाटर का लॉस, अननेसेसरी का वाटर का लॉस हो रहा है प्लांट के अंदर, ठीक है, डिहाइड्रेशन प्लांट में हो सकता है तो उससे रोकने की कोशिश करता है, साथ में बैक्टीरियल इन्वेजन को ये रोकता है, ठीक है ना, और साथ में आउटर कवर तो होता ही होता है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट करता है इनकी एंट्रीज को, रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। तो इस सारा काम तुम्हारा किसका, सेल वॉल का होता है बेटे। किस चीज का बना होता है, इस पर क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, दैट इज सेलुलोज। समझ आ रही बात, पढ़ लो, देखो बेटे। When a cell wall loses its water content due to osmosis, the distance between the cell wall and cell membrane increases, called what, plasmolysis, ठीक है बच्चों। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। प्लाज्मोलाइसिस तुम्हारा क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब कोई भी मान लो कि सेल है, कोई प्लांट सेल है, ठीक है, कोई भी, व्हेन ए सेल नहीं, व्हेन ए प्लांट सेल,
ठीक है बेटे, प्लांट सेल पूरे एक साथ है, ठीक है। देखो प्लांट सेल से मान लो जैसे वाटर कंटेंट था तुम्हारा पूरा पूरा इसमें से बाहर निकल गया किसी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से बाहर निकल गया, ठीक है ना। और जो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मैंने सेल वॉल को डाल दिया, किसी भी सेल वॉल कह रहा हूँ, किसी सेल को डाल दिया मैंने, तो उस केस में क्या वाटर सारा सारा वाटर कंटेंट इसका जो बाहर आ गया बेटे, तो उस केस में क्या हुआ, सेल बिकम्स, जो सेल होगी हमारी वो क्या होगी, इट बिकम्स श्रिंक। तो बेटे श्रिंक हो जाती है कुछ लाइक दिस, समझे। तो एज अ रिजल्ट जो डिस्टेंस पहले इतना था किसका, सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का जो डिस्टेंस था जो पहले इतना था, अब वो ज्यादा हो गया, समझे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। बस याद रखने वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ लो, देखो बेटे अब नेक्स्ट है बेटा हमारा क्या, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, ये मिडिल पॉट पोर्शन आप उसे कह सकते हो, ठीक है, सेल का, राइट। तो कह सकते हो बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बीच में ही हो बिल्कुल सेल के, ठीक है ना। मतलब सेल का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है तुम्हारा जो न्यूक्लियस ने जो ऑक्यूपाई कर रखा होता है, ठीक है, स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बेटा न्यूक्लियस जो हमारा होता है ये ब्रेन ऑफ द सेल इसको हम कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स मैं लिखवा रखा है, बाकी एनसीईआरटी में जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना उसे पढ़ोगे मेरी बातें सुन करके तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बेटा वीडियो मेरी समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। कहाँ से मेरी वीडियो देखो बताना जरूर, ठीक है। देखो तो हाँ सी, तो बेटा न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ये हमारा जो सेल का ब्रेन होता है, ठीक है। मतलब डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें आनी है, क्या क्या चीजें जानी है, ठीक है। कोई चीज मान लो सेल के अंदर बहुत चीजें एक्सेस में हो गई है, ठीक है ना, राइट। तो कोई भी चीज अगर जैसे लेट से मैं बात करूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा सेल में हो गई तो उसे एक्सक्रीट करना है, मतलब बाहर करना है बॉडी से या सेल से बाहर करना है, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। सभी सेल ऑर्गेनल्स तुम्हारे जो होते हैं, जो अंदर चीजें होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स बताया था हमने आपको लास्ट क्लास में, जो फंक्शनिंग जो अपना अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी फंक्शनिंग तुम्हारी कहाँ कहाँ क्या क्या होनी है, ये कौन डिसाइड करता है, वो न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो ये कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट जो आपका मटेरियल जो है, ये अंदर तुम्हारा कोई चीज अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, सेल से अंदर जा रही है, सेल से बाहर जा रही है, सेल के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है बच्चों। सेल के जितने भी और कंपोनेंट तुम्हारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आपके प्रेजेंट होते हैं, सभी को इंस्ट्रक्शन देना, समझे ना, एक इंस्ट्रक्टर की फॉर्म में काम करता है, ठीक है ना। सुपरवाइज करता है कि कौन सही से काम कर रहा है, कौन सही से काम नहीं कर रहा, राइट। तो सारे काम तुम्हारा न्यूक्लियस का होता है बेटे, ठीक है। तो ये अब न्यूक्लियस की डबल लेयर्ड होता है बेटे, ध्यान देना क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड का मतलब देख लो, एक लेयर इसकी होती है बेटे, एक लेयर इसकी होती है, राइट। तो डबल लेयर्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब परत, कवरिंग, राइट। तो न्यूक्लियस की ये सेल की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटे, ढंग से पढ़ना इसको। अब कुछ जो आपके आप देखते हो बच्चों, कुछ जो आपके होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रॉपर एकदम वेल डिफाइंड रहती है, ठीक। किसी किसी में वेल डिफाइंड नहीं रहती है, थोड़ी जो है डिस्टर्ब रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं बनी होती उनके अंदर ना। तभी वहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा यूकैरियोट्स का और प्रोकैरियोट्स का कॉन्सेप्ट हमारा वहीं से आता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हमारे ऐसे होते हैं जिनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने यहाँ पर बिल्कुल वेल डिफाइंड बना रखी है ना प्रॉपर, कि भाई ये न्यूक्लियस है मेरा और ये इसकी मेम्ब्रेन है, राइट। एक ही पीछे से आ रही है, ये मेम्ब्रेन है इसकी, राइट, ठीक है ना। और कुछ जो हमारे बैक्टीरियल सेल जो हमारे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें ये कुछ इस तरीके से ना ऐसे देखते हो स्ट्रक्चर नूडल्स जैसे होते हैं, नूडल्स की तरह ऐसे बना हुआ होता है ये, लाइक दिस, समझ रहे हो। इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड, सुना होगा आप लोगों ने। तो ठीक है, ये आपका क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोइड होता है। बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, राइट, ठीक है बच्चों। तो इसको मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, अभी हम जब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स डिस्कस करेंगे तो उसके बाद तब मैं इसको हम और अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है बच्चों। अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है बेटे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सेल को एक सेल से दूसरे सेल से बनती है जब डिवाइड होती है सेल, राइट। तो उसको सेल डिवीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटे, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अमीबा होता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे यहाँ पे, अमीबा होता है जब इसका ये सेल जब इसकी डिवाइड हो रही होती है ना, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रही होती है, यहाँ से डिवाइड होती है तो ये दो बन जाते हैं, राइट, जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो ये सेल का डिवीजन होना है सारा सारा, ये सब न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कब सेल को डिवाइड करना है, कब अपने ऐसी कोई दूसरी सेल को रिप्रोड्यूस करनी है, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन इज इक्वलेंट टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेल का रिप्रोडक्शन तुम्हारा होगा, मतलब नई सेल को रिप्रोड्यूस करना, फिर से बनाना, समझे, उसे हम लोग को उसे क्या बोलते हैं, वो सारा काम न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल एटसेट्रा, सारे काम न्यूक्लियस ही आपका देखता है बच्चों, समझ आ रही है बात। अब इट कंटेन्स ऑल दी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, ध्यान देना, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, टर्म क्या होती है हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाने वाली होती हैं। जैसे आपकी शक्लें होती हैं, आपकी मदर से मिलती है, फादर से मिलती है, हाइट फार गई है, ठीक है ना, कहते हैं ना आंखें मम्मी जैसी हैं,
तो ये सारे जो तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं, गुण जो हमारे होते हैं, जो हमें पेरेंट्स से मिले होते हैं या हमारे आगे जनरेशन में जा रहे होते हैं, समझे ना, तो उनको बोलते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जो आगे चल के मेरी जनरेशन में जा सकती है, मुझे कहीं से मिली, मुझे मेरे पास भी कहीं से मेरे पेरेंट्स से आई है, राइट। तो जो चीज आगे जो है इनहेरिटेड होती है, इनहेरिटेड का मतलब होता है इनहेरिटेंस, ठीक है, जो आगे जाती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो सभी के सभी तुम्हारे कहां होते हैं बेटे, न्यूक्लियस के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, समझ आ रही बात, ठीक है। तो इन इट्स क्रोमोसोम्स, इसमें क्या होता है बेटे, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल तुम्हारा होता है, क्रोमोसोम्स कहते हैं, 10th में और अच्छे आप इसको पढ़ोगे, ठीक है ना। ये 23 पेयर होते हैं, क्या होता है, 23 पेयर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो आपने शायद सुना भी होगा, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटे इस टाइप के, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर तुम्हारे डीएनए होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेना बच्चों, क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बेटे। तो ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो हमारा था, डीएनए इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, ठीक है। डीएनए जो होता है हमारा कहां होता है बेटे, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स तुम्हारे कहां होते हैं बेटे, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब डीएनए के अंदर तुम्हारे क्या होते हैं बेटे, जीन्स होते हैं, जीन्स तुम्हारे क्रोमोसोम में, डीएनए में, दोनों जगह होते हैं, ठीक है। अब जीन्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जीन्स, ओके। तो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इन द इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कह सकते हो बेटे, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोटीन वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो प्रोटीन सिर्फ वही नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाते हैं, समझे ना। अब जैसे मान लो कि मेरी हाइट है वो 5.8 है, ठीक है, तो इसका प्रोटीन है मेरी बॉडी के अंदर, एक प्रोटीन का मतलब इस चीज का जो एक कैरेक्टर बता रहा है, मेरा हाइट का कैरेक्टर जो बता रहा है, समझे। अब वो कहां प्रेजेंट होगा बेटा, किसी ना किसी जीन के अंदर, किसी ना किसी जीन में होगा, किसी ना किसी डीएनए में होगा, ठीक है। वो डीएनए कहां होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर होगा, राइट। अब मेरी सेल से जो नेक्स्ट सेल जो बनेगी, मतलब जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में सेल जाएगी, तो वो प्रोटीन क्या होगा ना, वो आगे चला जाएगा, उससे क्या होगा, जो मेरे जो आगे नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उनमें भी वो कैरेक्टर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी जैसे लेट्स से कि आप, मैंने अपनी हाइट के बारे में बताया, ठीक है, आप इसी तरह से अपीयरेंस देख सकते हो, कॉम्प्लेक्शन देख सकते हो, हेयर क्वालिटी देख सकते हो, ब्लड ग्रुप्स देख सकते हो। तो सभी के ना बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स तुम्हारे आगे जनरेशन में जा रहे होते हैं उनके कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जीन्स, ठीक है ना। डीएनए एंड जीन्स की फॉर्म में वो प्रोटीन्स तुम्हारे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तब जब आगे जब नेक्स्ट जब सेल बनती है, जब सेल का रिप्रोडक्शन होता है, तो सेम प्रोटीन वो आगे चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, सेम कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इनहेरिटेड हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, समझाई बात। और हेरिडिटी भी, इसको सिंपल वर्ड में हेरिडिटी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर हो गया, ठीक है। ओके, बाकी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, और इसका फंक्शनिंग टोटल प्रॉपर फंक्शनिंग इसकी यही रहती है, ठीक है बच्चों, समझ आया बेटे, ओके।